हमने ये नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल डिस्कस कर लिया। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ठीक उसी तरह से जैसे ब्रोमिनेशन, ऐसे ही नाइट्रेशन। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। इन सब में हमें एक ही काम करना है, चेंजेस के साथ, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ। Br2 का रिएक्शन किया, HNO3 का रिएक्शन करके नाइट्रेशन कर दिया। अब मैं सल्फोनेशन की तरफ आ गया तो H2SO4 का रिएक्शन करूंगा। एक ये वेरिएबल तो है ही, ये तो चेंज हो ही रहा है, इसका अपना फर्क पड़ेगा ना रिएक्शन पर। अब जैसे Br2 बिहेव कर रहा है ऐसे HNO3 ने तो नहीं किया। साथ के साथ रही सही कसर हमने क्या की, यहाँ कंडीशन भी चेंज कर दी। तो यहाँ इफेक्ट देखा जाता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट को एक मेजर चेंज मानकर हमने ऑब्जर्व किए प्रोडक्ट्स। यहां हमने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया। दोनों केस में मोनो नाइट्रोफिनॉल बनाया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाया। सल्फ्यूरिक एसिड एक चेंज तो ये है कि खुद ही सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों रिएजेंट से अलग है, तो कुछ तो अपना बिहेवियर ये अलग शो करेगा। एक एनवायरनमेंट का भी फर्क और हम अलग इसमें डाल देंगे। सल्फोनेशन जब हम करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में SO3H, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H पॉजिटिव। अभी आता हूं इस पे, ये कहां से आ गया, ये तो हमने लिया ही नहीं था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल काउंट होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल काउंट नहीं होता। चल इसलिए जाता है कि एक तरफ हम डिस्कस कर रहे थे कि फिनॉल का बेंजीन रिंग हाईली रिएक्टिव होता है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से। वीक इलेक्ट्रोफाइल चल इसलिए जाता है ये। तो यहां अगर मैं ट्राई सल्फोनिक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं फिर तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन अगर मैं एक टेम्परेचर एक लिमिटेड रेंज तक बढ़ाऊं तो उसके इफेक्ट नाइट्रिक एसिड से कुछ डिफरेंट आते हैं। तो सल्फोनेशन के लिए जो एक बेसिक रिएक्शन है जो हमें कंसीडर करना है वो क्या है। देखो, हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से आपने रिएक्शन किया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी टाइप की होती है तो उसका टेम्परेचर पर के साथ कुछ रिलेशन होता है। अगर H बॉन्डिंग है हाई टेम्परेचर पर कम होती है, काम की बात है ये, आगे फ्यूचर में भी काम आएगी आपको। लो टेम्परेचर पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको बात याद रहेगी। अच्छा ये बताओ, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिख दिए मैंने, इनमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या ये जो रखे हैं नीचे वाले जो मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं जो कि नजदीक नजदीक हैं, इनमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल सही बोला आपने, जो नजदीक मॉलिक्यूल हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा। जो दूर है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होती जाती है। अरे भाई, लेकिन डिस्टेंस तो टेम्परेचर का फंक्शन है। किसी मॉलिक्यूल का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो
मॉलिक्यूल तो दूर दूर होते चले जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो कम होगा। वही बात हम यहां बोल रहे हैं। ज्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल दूर दूर। अभी भी नहीं समझ आई बात तो आइस ले लो आप, वाटर ले लो, स्टीम ले लो। स्टीम गैस है, गैस में मॉलिक्यूल दूर होते हैं। टेम्परेचर तो रखोगे ना स्टीम का कुछ 100 से ज्यादा ही रखोगे। वाटर कहाँ रखोगे, 0 से 100 के बीच में रखोगे, 50 डिग्री रख दो। आइस जो बनाओगे 100 डिग्री पे तो बनाओगे नहीं कि 100 डिग्री पे बर्फ जम गया। 100 डिग्री पे पानी का तो बर्फ नहीं जमेगा। हाँ, आयरन का जरूर जम सकता है बर्फ। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आइस है, वाटर की बात हो रही है, वाटर का कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड लो टेम्परेचर पर है और उसमें तो मॉलिक्यूल बड़े नजदीक नजदीक होंगे। ये -5 डिग्री पर है मान लो सेल्सियस। सबसे नजदीक मॉलिक्यूल यहाँ थोड़े दूर और यहाँ बहुत ज्यादा दूर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा तो आइस में होती है, वाटर में थोड़ी कम होती है, और स्टीम में तो ना के बराबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूं, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट खत्म होता जाता है। अब जब आपको बोला जाए कि ऑक्सीजन एंड H, NO2, और टेम्परेचर से और क्या चीज बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, मोशन बढ़ गए। मोशन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप के मोशन ले रहे हो, मॉलिक्यूल सीधा चला जा रहा है। रोटेशनल मोशन भी होते हैं, वाइब्रेशनल भी होते हैं। देखो एक रोटेशन ये भी होता है, OH, इसे रोटेट कर दिया पूरे को। ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं OH। सीधा तो होगा नहीं, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहां भी तो लिख सकते हैं। ये भी रोटेट हो रहा है, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। ये NO2 है, रोटेशन दे रहा है, ये चलती रहती है। सारी दुनिया में, सारे यूनिवर्स में तो मोशन ही तो है जो बस चलता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। मोशन तो हो ही रहा है हर पल हर घड़ी, रोटेशन तो है ही, मोशन तो है ही, वाइब्रेशन तो है ही। चीजें रुकी हुई नहीं है, चल रही हैं। चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो छोटा सा मॉलिक्यूल हो, और चाहे विद इन द मॉलिक्यूल को इसको मैं रोक भी लूंगा तो ये अपना ऐसे घूमता रहे। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ा मोशन बढ़ा। मैं रोटेट करके इसको, ऑक्सीजन को इधर लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट को, डबल बॉन्ड इधर लिख देता हूं, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन इधर लिख देता हूं। ज्यादा टेम्परेचर पर ये तेज रोटेट करेंगे और इनके रुकने की पॉसिबिलिटी कम है। ये जिस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, एक टेम्परेचर की रेंज तक तो चलती है, लेकिन टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं, हाई टेम्परेचर कर दूं, तो ये बॉन्ड फिर कामयाबी से नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें रोटेशन चल जाएगा। हाई टेम्परेचर पर ये रोटेशन होता रहेगा, और अगर रोटेशन होता रहेगा तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड सक्सेसफुली नहीं बन पाएगा। इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं अब यहां सल्फोनेशन में। टेम्परेचर की रेंज का इफेक्ट ऑर्थो पैरा का हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर बना दिया था, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बना दिया था नाइट्रेशन में, और ब्रोमीन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं, तो ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट लिख दिया था। अब इस कंसेप्ट को, इस बात को दिमाग में रखते हुए कि टेम्परेचर बढ़ाने से चाहे विद इन द मॉलिक्यूल मोशन हो,
चाहे मॉलिक्यूल का अपना मोशन हो, चाहे रोटेशनल, चाहे वाइब्रेशनल, चाहे काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, मोशन बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम ये सल्फोनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। जो सल्फोनेशन रिएक्शन है, डेफिनेटली सल्फोनेशन करोगे तो नाइट्रिक एसिड से तो करोगे नहीं, सल्फोनिक एसिड से ही करोगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जैसे बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ऐसे ही हम यूज करेंगे ये। और अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर सल्फोनेशन करना चाहते हैं, बेंजीन OH, एक जगह लिख रहा हूं मैं इसे ताकि आसानी से याद रहे। हमने लिया H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ेगा, कम रिएक्टिव है तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। टेम्परेचर हमने कम रख दिया, लोअर टेम्परेचर 10-20 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं बस, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 से लेकर के और 20 डिग्री तक, बस 20, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा केस एक और लिया, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ही लिया, लेकिन टेम्परेचर मैंने एलिवेट कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। बहुत अंतर है, 100 डिग्री का, लगभग 90-100 डिग्री का अंतर यहां पर बनाया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है SO3H, कैसे करता है इस पे अभी हम आते हैं, ये अलग एक एस्पेक्ट है, अलग कॉर्नर है सोचने का। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये ऑर्थो पर एंड पैरा पोजीशन पर आएगा अलग अलग, आइदर और यहां से H पॉजिटिव हट गया, SO3H पहले आया, H पॉजिटिव हट गया। ऑर्थो एंड पैरा लिखने तो दोनों है मुझे, OH SO3H, ऑर्थो लिखा, OH SO3H, ये बनेंगे तो दोनों, लेकिन टेम्परेचर लोअर एंड पर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर टेम्परेचर पर अपना काम पूरा दिखाती है, ये विद इन द मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कामयाब रहेगी, और ऐसे केस में हमें मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होगा, ये माइनर होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस है, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवरकम कर जाती है उसको। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्परेचर का फंक्शन है, यही टेम्परेचर अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खत्म हो जाएगी, बची रह जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस, वो अपना काम करेगी। और ऐसे केस में जब हम हाई टेम्परेचर कर देंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट नहीं रहेगा, तब OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पर भी SO3H आना चाहिए, लेकिन इतने टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो कुछ इफेक्ट डाल नहीं पा रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो अपनी जगह जू की तू थी। OH SO3H, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट मिला? ज्यादा टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑर्थो पर नहीं हो पाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अब मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्या नाम लिखेंगे? ये एक अलग एस्पेक्ट है नाम लिखना, क्योंकि अब तो लॉजिक से मैं यही बोल रहा था, अभी मैंने एक शब्द बोला था, स्विच करना पड़ता है ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा चीजों को, इशू यहां पर आता है। अब मैंने एकदम से नाम की बात कर दी तो ये छोड़ दिया यहीं, इसको स्विच ऑफ किया, दूसरा विंडो खोल दी, नेमिंग,
सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी सब बंद। एक और किताब खुल गई और उसमें रूल थे IUPAC के, वो दिमाग में खोलनी पड़ेगी। अटकती रहती हैं चीजें, लिंक हैं, पुरानी चीजें लिंक्ड हैं सारी, ये दिक्कत रहती है। बाकी सब्जेक्ट में भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, यहाँ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी स्विच करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इतने टेम्परेचर पर कम रही। मैं नाम की बात कर रहा था, ये बड़ा ग्रुप है OH से, अभी तक हम इसे फिनॉल बोल रहे थे, SO3H बड़ा ग्रुप होता है, तो अब हम इसे सल्फोनिक एसिड बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाइट्रो के लिए हमने क्या बोला था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, OH बड़ा ग्रुप था तो नाम फिनॉल के अकॉर्डिंग दिया था। SO3H बड़ा ग्रुप है, कोई भी एसिड का ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होता है गिवन जो हम जितने पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इनके नाम देने पड़ेंगे। तो ये तीन रिएक्शन हमने पिछली क्लास में ला करके डिस्कस किए, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन बेस्ड है सॉल्वेंट पर, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ब्रोमीन का ही रिएक्शन फिनॉल से अगर किया जाए, वाटर पोलर सॉल्वेंट जो रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है ब्रोमीन की, Br पॉजिटिव ज्यादा बनाने में मदद करता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट मिलता है। नाइट्रिक एसिड में हम दूसरा फैक्टर यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड में हम एक जगह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट मिलता है अगर हम लोअर टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करें। हाई टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाता है। तीसरा एक एस्पेक्ट है, अलग हमने पॉइंट उठाया यहां, और दोनों केस में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड लिया, लेकिन टेम्परेचर वेरी करा। एक जगह लोअर टेम्परेचर जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना पूरा काम करती है, इफेक्टिव रहती है, तो ऐसे केस में मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा मेजर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां वर्क नहीं करेगी हाई टेम्परेचर की वजह से। ऐसे केस में स्टेरिक हिंडेंस तो अपनी जगह ज्यों की त्यों खड़ी है, वो तो अपना वर्क इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में आ गई थी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हट गई तो स्टेरिक हिंडेंस अपना वर्क करेगी, मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये दूर तो भगा ही रहे हैं एक दूसरे को, वो तो एक फायदा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी जिसकी वजह से मैं एग्जाम्पल दे रहा था, उस एग्जाम्पल को याद रखो। कोई है बंदा आपको नहीं पसंद, ठीक है आप दूर दूर रहते हो उससे, लेकिन कोई इंटरेस्ट का काम आ गया तो थोड़े दिन के लिए आप उसे, ठीक है झेलना पड़ेगा। ये वाली बात जो है दब जाएगी, अभी कुछ इससे फायदा पहुंच रहा है तो ये वाली बात दब जाती है, तो हम क्या करते हैं, इंटरेक्टेड रहते हैं। लेकिन वो फैक्टर खत्म हो गया जिसकी वजह से आपको, तो वो ये वाला फैक्टर फिर उभर जाएगा। वो कहते हैं ना मतभेद फिर उभर गए, इसके मतभेद फिर उभर जाते हैं, ये वापस वहीं पहुंच जाता है। जैसे हम नाइट्रेशन करते थे, ये उसी स्टेज में आ गया, जो सॉरी ब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेशन करते थे, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड। नाइट्रेशन वाला तो ये केस है। तो थोड़ा सा सोच के करो, सब डेली लाइफ में ही होता है। मैंने एक वर्ड बताया, टर्मिनोलॉजी अलग होती है, बस जो हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वही सारा कुछ होता है। यहाँ हम अलग टर्म्स दे देते हैं, वहां हम बैठ के इतना टाइम नहीं होता कि हम साइकोलॉजी सोचें, हम साइंस के साथ रिलेट कर रहे हैं चीजें, टेक्निकली कर रहे हैं, प्रूफ के साथ कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में करके देख लेते हैं। तो तीन रिएक्शन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टिपिकल रिएक्शन है। बेसिक थीम क्या है इसका, फिनॉल
पहली बात, बेंजीन के कंपैरिजन में ये रिंग ज्यादा रिएक्टिव। दूसरी बात, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तीसरी बात, ई पॉजिटिव ऑर्थो एंड पैरा पर जो आएगा वो या तो NO2 पॉजिटिव हो सकता है, या Br पॉजिटिव हो सकता है, या SO3H पॉजिटिव हो सकता है, या और भी हो सकते हैं जो हम आगे फ्यूचर में करेंगे। ये बात SO3H की आ गई। क्या चीज है SO3H, कहां से आएगा? बार बार हम बोल रहे हैं SO3H आएगा, H हट जाएगा। कहां? H2SO4 में तो SO3H है ही नहीं। H2SO4 को जब हम डिकम्पोज करते हुए देखते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाता है। थोड़ा बहुत टूटता रहता है। डिकम्पोज ज्यादा या कम वो एक अलग बात है। मान लो ये बहुत कम हुआ, ये ज्यादा हो गया, बैकवर्ड ज्यादा हो गया, थोड़ा सा SO3 टेम्परेचर के साथ साथ ये SO3 बढ़ेगा। SO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड के जो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं वो H पॉजिटिव देंगे, ये बन जाएंगे SO3H। कभी जब इसके मैकेनिज्म, सिर्फ मैकेनिज्म ही डिस्कस करूंगा तब ये चीज और डिटेल से आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये था कि सल्फ्यूरिक एसिड में SO3H पॉजिटिव कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज होते रहते हैं, थोड़ा बहुत सल्फर ट्राइऑक्साइड अवेलेबल रहता है H2SO4 में, ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। हाई टेम्परेचर पर ज्यादा SO3H बनेगा। ये SO3 जो बना डिकम्पोज होकर, ये सल्फ्यूरिक एसिड के बचे हुए H पॉजिटिव से HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है पूरा H पॉजिटिव। कैसे? सल्फर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, कोऑर्डिनेट भी लिख लो चलेगा, H पॉजिटिव प्रोटोनेशन देगा। ये है SO3H। ये डिलोकलाइज होगा फर्दर, डिलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। ये नहीं कि ऑक्सीजन को कंबाइन कर दोगे, ऑक्सीजन नहीं होता कंबाइन, ऑक्टेट पूरा है। वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए। जब ये डिलोकलाइज हुआ तो ऑक्सीजन एंड H, ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए, सल्फर पर पॉजिटिव बचा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सल्फर है पॉजिटिव जो जिम्मेदार है रिएक्शन के लिए। जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये S पॉजिटिव आएगा, कनेक्ट जो होगा, प्रोडक्ट जो लिखना है मैंने बॉन्ड बना करके दिखाया था अभी बीच में, यहां बनाएंगे सल्फर का बॉन्ड, ऑक्सीजन से नहीं कनेक्ट कर देना है, OH एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी OH। ये इनफैक्ट SO3H का रोल रहा है। मैंने एक दूसरा एस्पेक्ट इसमें बता दिया आपको। तो मेरे ख्याल से ये इतना काफी है। अभी थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है आपसे, ज्यादा टाइम हो गया आपके लिए, बढ़िया है। तो क्वेश्चंस में अभी डिस्कस करता हूँ। ये आज के लिए थ्योरी हम इतनी रखते हैं बस।